हेलो एवरीवन, दिस इज़ FKMEC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज की वीडियो में हमने कंप्रेसर के जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें लो बैक प्रेशर, मीडियम बैक प्रेशर और हाई बैक प्रेशर, इस पर बहुत ही तफसील से बात करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर की कैपेसिटी अगर आप बढ़ाएंगे या कंप्रेसर की कैपेसिटी आप कम करेंगे तो उससे रेफ्रिजरेशन साइकिल के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ कंप्रेसर की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, ये हमने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको इस वीडियो की बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अच्छा, इस वीडियो में हमने स्पेशली जो MBP, HBP और LBP के कंप्रेसर्स हैं, ये हम रेफ्रिजरेटरों में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हम इन कंप्रेसर्स की क्यों ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है HBP और LBP में, ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कन्फ्यूजन हमारे जहन में जो आता है वो ये है कि बैक प्रेशर और सक्शन प्रेशर क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या इसमें डिफरेंस है, ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत हम कंप्रेसर की वर्किंग फंक्शन पर रोशनी डालेंगे कि कंप्रेसर जो है वो वर्किंग फंक्शन किस तरह करता है, और इस डायग्राम की मदद से ही हम बैक प्रेशर और सक्शन प्रेशर की अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसी वीडियो में साइकिल के अंदर LBP का जो कंप्रेसर है उसका क्या रोल होता है, HBP का जो कंप्रेसर होता है उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। और लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को दो कंप्रेसर NL6F जो कि LBP टाइप कंप्रेसर है और दूसरा कंप्रेसर है FR7GH जो कि HBP टाइप का कंप्रेसर है, इन दोनों कंप्रेसरों के मुतालिक जो इन दोनों का कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर टू स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को वाकई पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ज़रूर आपने करना है, इसको भूलना नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कंप्रेसर के अंदर हमें क्या पता है। कंप्रेसर पर मैंने पिछले अपने YouTube पर जो वीडियोस बनाई हुई है उसमें भी काफ़ी बार मुताबिक चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन, कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर के सक्शन साइड पे क्या होता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज साइड पे क्या होता है। ये काफ़ी सारी वीडियोस मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पूरा सीरीज़ है HVAC बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुतालिक, तो इसमें ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम अच्छी तरह से माइंड कर लें, जहन में रख लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें इतना पता है कि कोई भी कंप्रेसर हो वो जो इनलेट लाइन है जिसको हम इनलेट पॉइंट भी कहते हैं, इससे रेफ्रिजरेंट को खींचकर डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करता है। और इनलेट लाइन से इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा होता है, डिस्चार्ज लाइन को और जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर को दे रहा होता है। तो इस तरह का कुछ ये कंप्रेसर जो ये फंक्शन अपना कर रहा होता है। लेकिन LBP और HBP को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर से फ्लो होता है तो उसके साथ हम क्या ऐसे टेक्निक्स करते हैं जिसकी वजह से ये जो हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर चीज़ें हैं ये हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर ये 6 फिगर्स हैं, ठीक है, और इनमें से जो दो फ्रंट साइड पे जो टॉप साइड पे फिगर्स हैं, फिर ये मीडियम साइड वाले हैं, फिर ये बॉटम साइड वाले हैं, ये दो फिगर अगर हम देखें तो लेट सपोज कि इन दोनों फिगर्स में मैंने एयर डाला हुआ है, ठीक है, इसमें हमने एयर जो है वो रखा हुआ है। अब एयर का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर ले इस फिगर के अंदर एयर का जो वेट है वो 200 ग्राम है, एयर का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। सेम इसी तरह इस फिगर में भी यही प्रॉपर्टीज इसी तरह ही हैं। तो इसका मतलब कि दोनों फिगर में जो एयर है इनके सारे प्रॉपर्टीज तकरीबन बराबर ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये सिस्टम नंबर 1 है, ये सिस्टम नंबर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम नंबर 2 जो है वो दोनों एक ही तरह अभी इस वक्त पड़े हुए हैं या ऑपरेट हो रहे हैं या आप जो भी इसको नाम दें, ठीक है, लेकिन दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि दूसरे फिगर में हमने क्या किया कि एयर को
बाई वेट हमने वही 200 ग्राम और 200 ग्राम दोनों फिगर के अंदर रखा, ठीक है, बाई वेट 200 ग्राम ही है। लेकिन इस फिगर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, जबकि इस फिगर का वॉल्यूम जो है वो 0.5 मीटर क्यूब है। इसका मतलब इस वॉल्यूम की निस्बत ये जो वॉल्यूम है ये कम हो चुका है, और इसी वजह से इस एयर का जो प्रेशर है वो 30 psi, जबकि यहाँ पर जो कम वॉल्यूम वाला एयर है इसका प्रेशर बढ़ चुका है कितना, तकरीबन 60 psi, ठीक है। सो इससे हमें एक चीज़ हमारे जहन में आ जाती है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो आप बड़ा करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उससे प्रेशर उस चीज़ का कम होगा। और अगर आप किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है उसको आप कम करते जाएंगे तो उससे उस चीज़ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हुआ। अच्छा, तीसरे फिगर में यह है कि एयर का जो वॉल्यूम है यहाँ पर भी ये हमने सेम रखा हुआ है, लेकिन एयर का जो वेट है वो यहाँ पर 200 ग्राम है और यहाँ इस फिगर में 500 ग्राम है। मतलब कि इस फिगर के अंदर हमने 300 ग्राम का मज़ीद एयर जो है वो अंदर इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। सो इस लिहाज से कि यहाँ पर जो वेट है वो कम है और यहाँ पर वेट है वो ज़्यादा है, भले दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, लेकिन यहाँ पर वेट कम होना, यहाँ पर वेट ज़्यादा होना, इस वजह से इस फिगर के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, यानी 70 psi ज़्यादा है देन 30 psi, ठीक है। सो इससे आपको दूसरी चीज़ आपकी जहन में क्लियर हो जाएगी कि यानी अगर किसी सेम वॉल्यूम वाले दो फिगर्स में या दो चीज़ों में हम कोई चीज़ डालेंगे तो जिस वॉल्यूम वाले फिगर में हम ज़्यादा अमाउंट यानी ज़्यादा मकदार का वो चीज़ डालेंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा बनिस्बत वो जिसमें हमने कम मकदार डाला हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों का जो आगे हम अभी LVP और HVP को डिस्कस करेंगे, इनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा देखें, फ़र्ज़ कर लिए हमारे पास एक कंप्रेसर है जिसको मान लेते हैं कि ये FR 8.5G है, ठीक है। अब इस कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करना है, रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर से खींचकर यहाँ से इन होके यहाँ से आउट होके डिस्चार्ज करना है कंडेंसर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पिस्टन और सिलेंडर का वो भी दिखाया हुआ है। ये आपका जो इवापोरेटर से लाइन आ रहा है कंप्रेसर के अंदर, और ये जो वो लाइन है जो कंडेंसर की तरफ जा रहा है जिसको हम डिस्चार्ज लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसके दरमियान में ये पिस्टन है। पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर जा रहा होता है तो वो इस तरह यानी यहाँ पर टॉप की तरफ आता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होता जाता है। जब यही पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सक्शन प्रेशर और बेक प्रेशर पर हम अभी आने वाले हैं कि बेक प्रेशर क्या होता है और सक्शन प्रेशर क्या होता है। इससे थोड़ा सा जो है ना हमने पहले जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर जो है वो डिस्कस करना है, ताकि आपको फिर बेक प्रेशर और सक्शन प्रेशर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। अच्छा ये देखें, जब इस कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन है वो जब टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और इस वैक्यूम का एक प्रेशर जो है वो इस वाल पर और इस वाल पर दोनों पर जो है ना वो डल जाएगा। जब इस वाल पर वैक्यूम का प्रेशर डल जाएगा यानी नीचे की तरफ खींचने का, तो चूंकि ये वाल अंदर की तरफ है सिलेंडर की तरफ तो ये वाल तो इजीली खुल जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाल है वो नीचे खींचने से ये क्या होगा, ये इस लाइन को कम्प्लीटली बंद कर देगा। तो इसका मतलब कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आएगा तो इस दौरान जो रेफ्रिजरेंट है आपका वो सिर्फ इस रास्ते से आएगा और ये सिलेंडर जो है ना इसको भरना शुरू कर देगा। अच्छा, जब पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है तो ये जो एरिया है ये आपके पास बढ़ जाता है, और इस एरिया की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर के अंदर इन हुआ है ये V2 है। V2 का मतलब यानी एक वॉल्यूम है, जो भी आप इसको कंसीडर कर लें, एक वॉल्यूम है लेकिन ज़्यादा है। ज़्यादा है किस चीज़ से ज़्यादा है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो ही यहाँ पे रेफ्रिजरेंट भर गया उसके बाद इस पिस्टन ने दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ये तो लगातार रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये पिस्टन दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तो इसने यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी भर चुका है, इस रेफ्रिजरेंट का सबसे पहले इन दो वाल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इस वाल पर प्रेशर पड़ते ही ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। अब जो ही ये वाल बंद होगा, ये वाल जो है ये थोड़ा सा सख्त होता है, कम प्रेशर पर ये
जो है ना कोई इस पर असर नहीं होता। जो ही ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब यहाँ इस पोजीशन तक पहुँच गया ये पिस्टन, तो इस दौरान रेफ्रिजरेंट के लिए यहाँ पर वॉल्यूम इतना कम है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और इसमें जो एनर्जी है, जो टकराव की वजह से हीट पैदा हो रहा है, वो इतना बढ़ गया है कि अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है वो अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊं। तो वो दूसरा रास्ता तो नहीं मिलता। ये जो पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पे जो फ्लिपर वाल लगा हुआ है डिस्चार्ज का, ये इसको ही यहाँ पर फोर्स करके खोल देता है, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वो इतनी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ और बहुत ज़्यादा हीट के साथ यहाँ से निकल जाता है क्विकली अंदाज में। तो जो ही ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलेगा, इसका प्रेशर भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा, जो कि हमें ये मतलब है। अच्छा, बैक प्रेशर और सक्शन प्रेशर हमारा मेन मुद्दा ये है। बैक प्रेशर हमेशा से याद रख लें, ये कंप्रेसर का प्रेशर होता है जो ये अपने सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो है वो उसके लिए डिज़ाइन किया होता है। यानी कोई भी कंप्रेसर जब कोई कंपनी बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उस कंप्रेसर का एक ख़ास औसतन बैक प्रेशर जो है वो कंसीडर किया जाता है, रखा जाता है, उसका डिज़ाइन किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये जो कंप्रेसर है ये 8.5G FR 8.5G, ये कंप्रेसर अगर मान लेते हैं कि हम कि ये कंप्रेसर ये वाला है, ठीक है। सो इसका जो इनसाइड है इस सिलेंडर का, ये रनिंग हालत में, जब आपका कंप्रेसर चल रहा होता है रनिंग हालत में, सक्शन स्ट्रोक के ज़रिए से कितना रेफ्रिजरेंट यहाँ पर अंदर स्टेन कर सकता है, ये इस कंप्रेसर का बैक प्रेशर होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कि ये कंप्रेसर चलते हुए अपना सक्शन स्ट्रोक करते हुए इस दौरान कितना रेफ्रिजरेंट अपने अंदर स्टैंड कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, कितने तक ये ताकत रखता है अपने अंदर समाने की, ठीक है ना, प्रेशर के साथ, ये इस कंप्रेसर का बैक प्रेशर होता है। बैक प्रेशर याद रख ले हमेशा से कंप्रेसर का ही होता है, बैक प्रेशर रेफ्रिजरेंट का नहीं होता। ठीक है, कोई भी कंप्रेसर एक खास औसत बैक प्रेशर के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सक्शन प्रेशर क्या है? सक्शन प्रेशर जो है वो रेफ्रिजरेंट का होता है। यानी कोई भी रेफ्रिजरेंट आप ले लें तो उसका एक मखसूस सक्शन प्रेशर होगा, एक मखसूस डिस्चार्ज प्रेशर होगा, जब हम उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम R134A की बात करते हैं, तो जो सक्शन लाइन पर यहाँ से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, इस दौरान इस रेफ्रिजरेंट का हमारे इस्तेमाल के मुताबिक कितना प्रेशर होना चाहिए, उसको हम सक्शन प्रेशर मानते हैं। याद रख ले, सक्शन प्रेशर कोई मुकर्रर प्रेशर नहीं है जो कि यही स्टैंडर्ड रहेगा। सक्शन प्रेशर किसी रेफ्रिजरेंट का बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मिसाल मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि R134A है, वो जब हम रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में हम 10 PSI, 8 PSI या 12 PSI तक इसका सक्शन प्रेशर रख लेते हैं। और यही R134A का रेफ्रिजरेंट अगर हम कार एयर कंडीशनर के अंदर यूज़ करते हैं, तो वहीं पे हम इस कार एयर कंडीशनर के अंदर R134A का जो सक्शन प्रेशर है वो 25 PSI टू 25, 27, 28, 29 या 30 PSI तक भी रख लेते हैं। तो एक ही रेफ्रिजरेंट है और दो सक्शन प्रेशर हम इसके रख सकते हैं। सो मतलब मेरे कहने का ये है कि अकॉर्डिंग टू और यूज़, यानी हमने कि कौन से रिक्वायरमेंट इससे जो है ना वो हमने लेने हैं इस रेफ्रिजरेंट से, उसी के मुताबिक हम इसका सक्शन प्रेशर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझाया कि बैक प्रेशर होते हैं हमेशा से कंप्रेसर का, जबकि जो सक्शन प्रेशर होता है वो हमेशा से रेफ्रिजरेंट का होता है। अब अगर किसी रेफ्रिजरेंट को आप किसी कंप्रेसर के अंदर से गुजार लेते हैं, मास फ्लो इसका यहाँ से जा रहा होता है, तो इस दौरान अगर किसी रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर इस कंप्रेसर के बैक प्रेशर को मीट करेगा, मीट करने का मतलब ये कि यानी अगर दोनों का डिज़ाइन जो है वो सेम होगा, जो सक्शन प्रेशर यहाँ पर हमें चाहिए, अगर ये कंप्रेसर उतना ही बैक प्रेशर हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कूलिंग इफेक्ट भी बेहतरीन होगा, कंप्रेसर भी बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर आपका सक्शन प्रेशर रेफ्रिजरेंट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ज़्यादा या कम है, और जो कंप्रेसर का बैक प्रेशर डिज़ाइन है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, यानी
दोनों का आपस में मैच नहीं है, तो इस केस में जो आपका सिस्टम होगा वो मसला पैदा करेगा। मसला क्या कर सकता है, या तो जो इवापोरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा वो मुतासर होगा, या फिर इस कंप्रेसर के डैमेज होने का ख़तरा होगा। सो आई होप कि आप लोगों को बैक प्रेशर और सक्शन प्रेशर के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं कि फ़र्ज़ कर ले ये एक साइकिल है एक रेफ्रिजरेटर का, और इसमें मैंने ये कंडेंसर आपको शो किया हुआ है, ये एक इवापोरेटर आपको शो किया हुआ है, कंप्रेसर है और उसमें कैपिलरी ट्यूब है। अब यहाँ पर अगर मान ले कि ये एलवीपी कंप्रेसर है या एचबीपी कंप्रेसर है, तो बतौर एलवीपी कंप्रेसर इस कंप्रेसर की क्या जिम्मेदारियां हैं इस साइकिल के अंदर, और बतौर एचबीपी कंप्रेसर के इस कंप्रेसर की क्या जिम्मेदारियां हैं इस साइकिल के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए कंप्रेसर का मेन काम क्या है, कंप्रेसर की मेन जो जिम्मेदारी है वो ये है कि पूरे साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको बरकरार रखना है, ठीक है। और कंप्रेसर की जिम्मेदारियों में ये भी जिम्मेदारी आती है कि भाई आपने कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर के साथ कंडेंसर को रेफ्रिजरेंट देना है, फिर उस कंडेंसर के अंदर कितने टाइम तक इस रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाना है, फिर उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड हालत में कैपिलरी ट्यूब पर से कितनी मास फ्लो आपने रखनी है, फिर उसके बाद एवापोरेटर के अंदर आपने कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर तक इस रेफ्रिजरेंट को रुक रुक के यहाँ पर अपने पास सक्शन लाइन के जरिए से बुलाना है, ठीक है। ये कंप्रेसर की जिम्मेदारी है। अगर कंप्रेसर ये पूरी जिम्मेदारी सही तरह से अदा कर रहा है तो आपका सिस्टम ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर एक शिकायत करता है कि भाई अगर आपने ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर डाल दी तो आपने कंडेंसर को मेरे डिज़ाइन के मुताबिक ही कैलकुलेट करके लगाना है। आपने कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर, कैपिलरी ट्यूब का लेंथ मेरे डिज़ाइन के मुताबिक ही कैलकुलेट करके लगाना है। आपने एवापोरेटर का जो ट्यूब है, एवापोरेटर का जो साइज़ है, जो डायामीटर है और जो लेंथ है, इसको मेरे कैलकुलेशन मेरे डिज़ाइन के मुताबिक ही कैलकुलेट करके लगाना है। सो इसी वजह से हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब भी हम किसी साइकिल को जो है ना हम रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये एलवीपी का कंप्रेसर है, तो ऐसा क्या डिफरेंस होगा इस यूनिट के अंदर। देखिए एलवीपी के कंप्रेसर में ये जो कंप्रेसर है इसने मेन काम करना है। मेन काम क्या करना है कि जो रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब पास करके इवापोरेटर के अंदर आ रही है, इस रेफ्रिजरेंट का जो सक्शन प्रेशर है वो आपने लो रखना है। यानी इधर सक्शन लाइन के रास्ते से आपने आहिस्ता आहिस्ता से इस रेफ्रिजरेंट को अपनी तरफ खींचना है, ताकि लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक इधर टिका रहे, यानी इवापोरेटर के अंदर ही रुक रुक के वो आता रहे, ताकि ठंडे रेफ्रिजरेंट से यहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक दूसरे के दरमियान अपना जो हीट है वो एक्सचेंज कर सकें। और इस तरीके से अगर लोअर टेम्परेचर पर ये रेफ्रिजरेंट कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए यहाँ पर सर्कुलेट होता रहेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ स्पेस के अंदर काफ़ी लोअर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। और वो लोअर टेम्परेचर कितना मेंटेन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखें इस कंप्रेसर में ये एलवीपी टाइप का कंप्रेसर है, इसमें जो इवापोरेटिंग टेम्परेचर है ये -35 टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब अगर मान ले कि इसी जगह पर जो कंप्रेसर हमारा लगा हुआ है वो एचबीपी टाइप का लगा हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा साइकिल के अंदर। तो कंप्रेसर से जो डिफरेंस होगा साइकिल के अंदर वो ये होगा कि जो रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब पर से फ्लो होके इवापोरेटर की तरफ आ रहा है, उस रेफ्रिजरेंट को एक तो ज़्यादा लोअर प्रेशर में नहीं मेंटेन करना, यहाँ पर इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लो ना हो जाए ताकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, ठीक है। दूसरी बात कि रेफ्रिजरेंट के यहाँ पर सर्कुलेट होने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ना दिया जाए। ये कंप्रेसर जो है अपने सक्शन लाइन के रास्ते से, यानी जो इनलेट लाइन है इसके रास्ते से रेफ्रिजरेंट की जो स्पीड है वो बढ़ा के अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो जब एक तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा लो नहीं होगा और इसी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होगा, और अगर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ही ज़्यादा लो ना होगा तो रेफ्रिजरेंट यहाँ सक्शन लाइन के रास्ते से यानी इनलेट लाइन के रास्ते से बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है कंप्रेसर में, और यहाँ से कंप्रेसर फिर से बहुत तेज़ी के साथ इसको
डिस्चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस सूरत में यहाँ पर अगर ज़्यादा लोअर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो महज सिर्फ ठंडी ही होंगी, वो ज़्यादा फ्रीज़ नहीं होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कूल नहीं होंगी। तो इस वजह से ये कितना टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, इसके अंदर कितनी सलाहियत है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए एक HBP टाइप का कंप्रेसर है, HBP टाइप एप्लीकेशन है, और इसका जो एवापोरेटिंग टेम्परेचर है वो कितना है, -15 डिग्री सी टू +15 डिग्री सी। अमूमन हम HBP टाइप के कंप्रेसर को अबाव दिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं किसी जगह पर कि एवापोरेटर के अंदर +0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन हो, किसी चीज़ को सिर्फ महज ठंडा करने के लिए, बोतलों वगैरह को या किसी और चीज़ को, तो इस सूरत में हम जो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करेंगे और जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर आपका इतना ज़्यादा लो नहीं होगा जितना कि LVP के कंप्रेसर में होता है। सो आई होप कि आप लोगों को इस शॉर्ट से वीडियो में पता चल चुका होगा कि LVP टाइप के कंप्रेसर और HBP टाइप के कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ जो बैक प्रेशर है और सक्शन प्रेशर है उसमें क्या डिफरेंस है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि कंडेंसर की तरफ हम जाएँ और कंडेंसर की जो वर्किंग फंक्शन है उसको हम प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कंडेंसर अपना काम किस तरह करता है, कंडेंसर कितने स्टेजेस में काम करता है, कंडेंसर का साइज़ अगर कम ज़्यादा कर दिया जाए लेंथ के लिहाज से, डाया के लिहाज से, तो उससे क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पैदा हो सकते हैं। ये सारा सब कुछ मैंने अगली वीडियो में आप लोगों को बताना है। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।